हेलो। तो हम लोग जो है अब इसके सोल्यूशन की बात करते हैं, किस प्रकार का सोल्यूशन है। तो यहाँ पे जो है हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है, m जो है दैट इज द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ थीटा और m स्क्वायर जो है वो सेकेंड डेरिवेटिव। तो हमको क्या मिला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमको चीजों को निकालना है, फिजिक्स को समझना है। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा जो है इसका और कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो तुम इक्वेशन देख रहे हो, ये बराबर इक्वल टू 0 लिखा गया, या ये वाला इक्वेशन जहां पर हमने अभी कर्सर रखा है, जी आई जो है वो करंट है, इंस्टेंटेनियस करंट है, एम्पियर में हम इसको मेजर करते हैं। ठीक है, स्टेडी स्टेट डिफ्लेक्शन अगर तुमको समझने में दिक्कत हो रही है तो हम ये बता दें, स्टेडी स्टेट डिफ्लेक्शन में होता ये है कि जो कंट्रोलिंग टॉर्क होता है और जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है ये बराबर हो जाते हैं, और यही से जो है हम लोग डिफ्लेक्शन जो पढ़ते हैं स्केल पर थीटा, ये हम निकाल सकते हैं। फिर से समझ लो ध्यान से। ठीक है, तो यहाँ पे जो इन द स्टेडी स्टेट डिफ्लेक्शन या इन द स्टेडी स्टेट कंडीशन, रादर आई शुड से in the steady state condition, the controlling torque and the deflecting torque are equal यहाँ पर कह रहे हैं हम साइन, मैथमेटिकल साइन के लिए, लेकिन इसको तुम ऐसे लिखना या समझना, आर बैलेंस, ये दोनों एक दूसरे से बैलेंस्ड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर टी सी मैंने कंट्रोलिंग टॉर्क जिससे पहले बताया के थीटा, और जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है बी मैग्नेटिक फील्ड, आई करंट, एन नंबर ऑफ टर्न्स, और हमने यहाँ पे एरिया लिखा है, तुम एल इंटू डी भी लिखो कोई दिक्कत नहीं। तो के और बी एन ए क्या है, इक्वल टू जी है। तो यहाँ पे दोनों को जब हम इक्वेट करते हैं तो हमको ये कंडीशन मिलता है। अब ध्यान से देखो, जी क्या है, गैल्वानोमीटर कांस्टेंट, डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है। स्टेडी स्टेट में जो हमारा एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी होते हैं दे आर 0, और जो हमारा डिफ्लेक्शन होता है, फाइनल डिफ्लेक्शन जिसको हमने थीटा एफ बताया था, वो उसमें जो है कोई एक्सेलरेशन या उसका कोई एंगुलर वेलोसिटी नहीं होता। ध्यान से समझो इस चीज को। अंडर द स्टेडी स्टेट कंडीशन, इस स्टेडी स्टेट कंडीशन में होता क्या है, एंगुलर वेलोसिटी 0 होते, एंगुलर एक्सेलरेशन भी 0 होता, और तुम्हारा ये जो डिफ्लेक्शन है इट हैज ए स्टेडी वैल्यू थीटा एफ, फाइनल डिफ्लेक्शन जिसको तुम स्केल पे पढ़ते हो। ध्यान से समझना इस चीज, जिसको जो है तुम स्केल पर पढ़ते हो, वो डिफ्लेक्शन तुमको यहाँ पे मिलता है। थीटा इज थीटा एफ फाइनल, ये सबस्क्रिप्ट में है, इज द स्टेडी स्टेट डिफ्लेक्शन दैट वी सी ऑन द स्केल। इसी को तुम पढ़ते हो स्केल पर। ठीक है, तो दिस इज द स्टेडी स्टेट कंडीशन। अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो थीटा एफ है, इस ऊपर वाले इक्वेशन में अगर हम रखें तो थीटा एफ, मैंने के थीटा बराबर जी आई वाले इक्वेशन में अगर हम रखें तो हमारा जो थीटा एफ निकल के आता है वो क्या है, जी आई बाई के। तो देख रहे हो जी कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, तो स्टेडी स्टेट डिफ्लेक्शन या फाइनल डिफ्लेक्शन उतना ही होगा जितना तुम्हारा करंट है। ठीक है, अब इस इक्वेशन की बात करते हैं, जो जे एम स्क्वायर वाला जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी बात करते हैं। तो इसकी बात अगर हम करें तो इसका जो कंडीशन है वो कुछ ऐसा है, इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द इक्वेशन
is quadratic in M and has two roots, ये हमने पहले भी लिखा है, इसके दो रूट्स हो सकते हैं, दो रूट्स होंगे इसके, दो रूट्स किस प्रकार के होंगे, एक M1 होगा, डिटर्मिनेंट से निकालना, क्या बोलते हैं उसको, डिटर्मिनेंट ही बोलते हैं ना, हमको याद नहीं आ रहा, याद आए तो बता देना कमेंट में। M1 होता है एक, और दूसरा जो है साइन चेंज हो जाएगा, M2 होता है, ठीक है, ये दो हमारे रूट्स होते हैं इसके, दीज आर द टू रूट्स, ये दो रूट्स मिलते हैं, और इसका जो सोल्यूशन है, जो थीटा में जो सोल्यूशन आता है, दिस इज ए काइंड ऑफ एक्सपोनेंशियल सोल्यूशन, जो तुमको जो है इससे मिलता है, क्या कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन का जो तुम्हारा थ्योरी है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के थ्योरी से तुम इसको समझ जानते होगे। द कंप्लीट सोल्यूशन, द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज, ये इक्वेशन होता है M1 M2 दो रूट से, और कंप्लीट सोल्यूशन जो होता है, जैसे हमने बताया दो पार्ट्स होते हैं इसके, एक स्टेडी स्टेट, एक ट्रांजिएंट स्टेट। कंप्लीट सोल्यूशन में जो है व्हाट वी गेट, ये जो है एक्सपोनेंट वाला पार्ट, ये ट्रांजिएंट स्टेट हो गया, और जो पार्टिकुलर इंटीग्रल से तुमको मिलता है वो स्टेडी स्टेट मिलता है, माने डिफ्लेक्शन थीटा f। सो दिस इज द कंप्लीट सोल्यूशन, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे जरा इसको समझ लेते हैं, ये क्या है, कैसे कैसे हमको क्या मिलेगा, तो इन रूट्स की बात जरा सा कर लेते हैं। इस, ये पहला रूट है M1, ये दूसरा रूट है M2, दोनों में खाली एक साइन चेंज है, दो रूट्स इसी प्रकार के निकलते हैं। अब इसमें देखो, इसमें ध्यान से थोड़ा देखो, इसमें जो है व्हाट यू हैव इन द रूट ओवर साइन, रूट ओवर में एक डिफरेंस है, डी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स के जे, ठीक, डी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स के जे। अब ये डिफरेंस फिजिकली क्या बता रहा है, ये डिफरेंस जो है फिजिकली क्या बता रहा है, डी डी थीटा बाई डी टी डैम्पिंग है, के जो है दैट इज द कांस्टेंट, दैट इज द स्प्रिंग कांस्टेंट या कंट्रोल कांस्टेंट। अब यहाँ पे तुम्हारे पास ये जो डिफरेंस तुमको दिख रहा है, डी स्क्वायर माइनस 4 के जे, इट इज डिस्क्राइबिंग ए सिचुएशन जहां पे तुम्हारा जो डैम्पिंग फैक्टर है और इनर्शिया फैक्टर और स्प्रिंग फैक्टर का जो मल्टीप्लिकेशन है 4 के जे, एक ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस डिसाइड करता है कि कौन किस तरह का मोशन होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर डैम्पिंग फैक्टर्स बहुत ज्यादा है, माने डी स्क्वायर जो है 4 के जे से बहुत ज्यादा है, इन दैट केस तुम्हारा मैथमेटिकली एक सिचुएशन ये होगा कि रूट ओवर के अंदर जो कुछ भी आएगा वो पॉजिटिव होगा, रियल होगा। अगर डैम्पिंग बहुत कम है, जीरो नहीं, कम है, 4 के जे से कम है, तो इमेजिनरी होगा। अगर दोनों फैक्टर्स बराबर हैं तो एक सिचुएशन होगा रूट ओवर के अंदर सारा जीरो हो जाएगा, सारा झंझट खत्म। तो ये जो डिफरेंस है, द डिफरेंस डी स्क्वायर, ये स्क्वायर है, हम सुपरस्क्रिप्ट अभी नहीं दिए हैं, डी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स के जे रिप्रेजेंट्स द डिफरेंस बिटवीन द डैम्पिंग फैक्टर and the between the damping factor and the spring factor and the inertia factor the different types of motion of the coil are decided by this difference whether d square is larger than 4 times kj or it is less
और equal to the 4kj will show different types of motion of the coil. Different types of motion of the coil. Coil के different types of motion जो है ये डिसाइड कराए, ये बताए। हम लोग अब एक एक करके देखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें है। अब हम लोग एक एक करके देखेंगे कि क्या क्या मोशंस हो सकते हैं, क्या क्या सिचुएशंस, ठीक है। तो दूसरी चीज, एक चीज और अभी यहाँ पे बता दे, ताकि बता चुके हैं लेकिन तुमको जो है अगर नहीं समझ में आया, कहीं कोई कंफ्यूजन है, इसको हम यहीं पे पहले बता दें कि हमने यहाँ पे जो कंप्लीट सोल्यूशन लिखा हमने बता दिया है ऑलरेडी कि ये जो एक्सपोनेंशियल पार्ट है ये डिसाइड करेगा, इट डिसाइड्स द नेचर ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द कॉइल। कॉइल का जो नेचर ऑफ ऑसिलेशन है इसको यही डिसाइड करेगा, और थीटा एफ जो है दैट इज द फाइनल डिफ्लेक्शन। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ द कॉइल। कॉइल के डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन क्या क्या है। बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, वेव्स एंड ऑसिलेशन से रिलेटेड है। समझ लो ये जो पेपर है, ये जो गैल्वानोमीटर तुम पढ़ रहे हो, इट इज द डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेटर एंड वेव्स एंड ऑसिलेशन चैप्टर, तो टेक इट सीरियसली। और इसके रिलेटेड तुम्हारे एक्सपेरिमेंट्स भी है, और एक्सपेरिमेंट जब भी होंगे वाइवा में गैल्वानोमीटर अगर है उस एक्सपेरिमेंट में तुमसे पूछा जाएगा गैल्वानोमीटर के बारे में। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द फर्स्ट केस, केस 1। हम लोग इसको नाम देते हैं क्रिटिकल डैम्पिंग। हम लोग नहीं देते हैं, ये कहा जाता है क्रिटिकल डैम्पिंग। क्रिटिकल डैम्पिंग का सिचुएशन क्या है, व्हाट इज द क्रिटिकल कंडीशन। क्रिटिकल कंडीशन जैसे कि हमने तुमको बताया, ये डी स्क्वायर और 4kj के बीच में जो रिलेशन है बराबर है, एक ज्यादा एक कम है, ये डिसाइड करता है तुम्हारा मोशन ऑफ द कॉइल। तो क्रिटिकल डैम्पिंग वो सिचुएशन होती है जहां पर डी स्क्वायर बराबर होता है 4kj के। इसका मतलब ये है कि द डैम्पिंग फैक्टर डी इज इक्वल टू द product of the spring and the inertia factor। स्प्रिंग और इनर्शिया फैक्टर का प्रोडक्ट के बराबर है। बराबर होगा तो क्या होगा, हम इस इक्वेशन को फिर से यहाँ पे लिख देते, दोनों रूट्स का जो इक्वेशन है, ताकि तुमको समझने में आसानी हो। ये पहला रूट है, और दूसरा रूट जो है दिस वन इज द सेकेंड रूट, ये दूसरा रूट है। तो यहाँ पे डी स्क्वायर अगर 4kj के बराबर है तो आधा झंझट जो है खत्म हो जाता है कि रूट ओवर के अंदर जो भी चीजें हैं दे बिकम जीरो। द क्वांटिटी इन द स्क्वायर रूट इज जीरो, ये क्वांटिटी जीरो होगी, तो चीजें हमारे लिए जो है काफी आसान हो जाती है। लेकिन ये इस सिचुएशन में क्या होता है, तुम देख सकते हो M1 M2 से यहाँ पर M1 और M2 दोनों इक्वल है, इक्वल मोशन माने इक्वल रूट्स। लेकिन हमें रूट से ज्यादा हमें मतलब है कि भैया हमारा जो है फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिकली इसका मतलब क्या होता है। तो अगर यहाँ पे M1 और M2 दोनों रूट्स बराबर हैं तो जो सोल्यूशन हम लोगों ने अभी देखा था कंप्लीट सोल्यूशन, इसका फॉर्म क्या होगा पहले इसको समझ लेते हैं, उसी से हमको पता चल जाएगा कॉइल का मोशन कैसा है। तुम कॉइल जिस तरह से मूव कर रहा है देख के बता सकते हो कौन सा मोशन, कौन सा डैम्पिंग है इसमें। द सोल्यूशन, ये जो सोल्यूशन हम लोगों ने देखा था बिकम, ये सोल्यूशन क्या हो जाता है, ये जो सोल्यूशन है कुछ इस प्रकार का हो जाता है कि यू हैव थीटा
with equal roots m1 and m2, with equal roots m1 and m2, m1 is equal to m2, तुम देख सकते हो माइनस डी बाई टू जे, दोनों ही है, m1 भी माइनस टू बाई डी बाई टू जे है, m2 भी माइनस डी बाई टू जे है। लेकिन अब सवाल ये है कि ये मोशन किस प्रकार का है। ये मोशन जो है तुम यहाँ पे देख रहे हो a प्लस बी कॉन्स्टेंट है, a और b दोनों कांस्टेंट है, दूसरा एक्सपोनेंशियल है माइनस साइन के साथ। तो इतना तो हम कह सकते हैं कि दिस मोशन इज नॉन ऑसिलेटरी इन नेचर। तुम्हारा कॉइल जो है स्केल पे तुमको जो दिखेगा वो दिखेगा क्या, एक नॉन ऑसिलेटरी नेचर। वो अपने इनिशियल पोजीशन से डिफ्लेक्ट हो जाएगा, लौटेगा नहीं, ऑसिलेट नहीं करेगा। द कॉइल हैज ए non-oscillatory मोशन। इस कॉइल का जो मोशन है वो नॉन ऑसिलेटरी, अपनी इनिशियल पोजीशन से हट गया, हट के जाकर के रुक गया कहीं, ठीक है, ऑसिलेशंस नहीं हो रहे, वापस नहीं आ रहा। अब ये जो A और B कांस्टेंट है ये हम कैसे निकालें, तो यहाँ पे थीटा हमारे पास है, हम इसको पहले समझ लो, टाइम के साथ हम इसको डिफरेंशिएट करें तो हमको कुछ मिलेगा, टाइम के साथ तुम थीटा एफ को डिफरेंशिएट करोगे तो 0 मिलेगा, वो स्टेडी डिफ्लेक्शन है, ठीक है। तो यहां से जो है हम लोग A और B को निकाल सकते हैं। पहले समझ लो A और B को हम क्यों निकालना चाहते हैं। A और B को निकाल के जो है हम लोग इस इक्वेशन को पूरा देखना चाहते हैं। हम लोग बेसिकली ये जानना चाहते हैं कि हमारा जो फाइनल डिफ्लेक्शन होगा वो डिफ्लेक्शन किस प्रकार का होगा, क्या किस तरह का मोशन होगा। दिस इज द फंडामेंटल थिंग दैट वी वांट टू नो, ठीक है। नाउ वी नीड टू फाइंड द values of the constant A and B. To find A and B, we use, तो हम लोग क्या करेंगे, थीटा जो हमको यहाँ पे मिला, इस थीटा को हम टाइम के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, डी थीटा बाई डी टी निकालेंगे, क्योंकि डी थीटा बाई डी टी एट स्टेडी डिफ्लेक्शन 0 होता है, तो थीटा एफ का जो डी थीटा बाई डी टी होगा वो 0 होगा। तो यहाँ पे ये डिफरेंशिएशन तुम बड़ी आसानी से कर सकते हो, एक्सपोनेंशियल डिफरेंशिएशन है, 12th लेवल से करते आ रहे हो। अब इनिशियल टाइम में अगर हम बात करें, जब डिफ्लेक्शन नहीं था, हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन जब भी सॉल्व करते हैं हम लोग इनिशियल कंडीशंस को यूज करते हैं। इनिशियल कंडीशन जब शुरुआत था t बराबर 0 पे हमारा डिफ्लेक्शन था 0, तब तो कुछ हुआ ही नहीं था, करंट भी नहीं गया था, कुछ नहीं हुआ, थीटा 0 था तो डी थीटा बाई डी टी भी 0 था। We use the initial condition where at t equal to 0 we have theta equal to 0। यहाँ पे जो हमारा थीटा है वो भी इक्वल टू 0 है, ठीक। तो इससे जो है हम इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो डी थीटा बाई डी टू में जो है थीटा बराबर 0 रखो, डी थीटा बाई डी टी ये भी 0 है, क्योंकि उस समय ना मोशन था ना वेलोसिटी था, एंड डी थीटा बाई डी टी इज ऑल्सो 0, ठीक है। तो यहां पे हमको सोल्यूशन क्या मिलेगा, t बराबर 0 रखने पे तुम करके देखो, यहाँ पे सोल्यूशन जो हमको मिलेगा दैट दिस विल बी थीटा एफ प्लस ए इक्वल टू 0, एंड देन वी हैव, ये दोनों क्वांटिटीज रख करके देखोगे तो ये मिलेगा तुमको। सोल्यूशन ही बहुत आसान है, इसमें कोई कठिन चीज नहीं है। यहां से दो इक्वेशन है, 2 वेरिएबल्स, तो हम जो है यहाँ पर a और b की वैल्यू तो लिख सकते हैं आसानी से। a की वैल्यू जो है वो माइनस थीटा एफ है,
और उसको तुम दूसरे वाले इक्वेशन में रखोगे तो तुमको b की वैल्यू मिल जाएगी -d/2j थीटा एफ। तो यहाँ पे जो तुम्हारा a और b मिला, दे आर इन टर्म्स ऑफ द स्टेडी स्टेट डिफ्लेक्शन। अब ये स्टेडी स्टेट डिफ्लेक्शन टाइम के साथ कैसे वैरी करेगा थीटा एफ, इसी के लिए हम लोग a और b को निकाल रहे हैं। तो we get a and b in terms of the steady state deflection theta f, steady state deflection theta f. So we can now study the variation of theta f, with time. अब हमारे पास a और b अननोन कांस्टेंट्स तो है नहीं, हमारे पास वो डिसाइड हो गया। तो ये जो हमारा थीटा है, जो मोशन है कॉइल का, ये स्टेडी स्टेट डिफ्लेक्शन के टर्म्स में किस प्रकार का होगा ये हम डिसाइड कर सकते हैं, ये हम लिख सकते हैं। तो हमारा सोल्यूशन, तुम a और b की वैल्यू रख दो, इस प्रकार का आएगा। ठीक है, इस प्रकार का आएगा। तो ये किस तरह का मोशन है? ऑफ कोर्स दिस इज ए नॉन ऑसिलेटरी मोशन। यहाँ पे जो है एक एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग पार्ट है, तुम उसको यदि तोड़ दो, इसको ब्रेक करके तुम देख सकते हो किस तरह का मोशन है। तो यहाँ पे जो डैम्पिंग कांस्टेंट है फॉर क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, it is √2 kg. The damping constant for critical motion is, इसको डैम्पिंग कांस्टेंट इसका डिफाइन किया जाता है। तो यहाँ पे d/2j है, इसको जो है तुम इसको करने का कारण ये हम बता दे रहे हैं क्या है। तो यहाँ पे अगर हम d/2j इसको जो है, अगर हम d की जगह √2 kj रखे, 2√kj रखे, तो यहाँ पे देखो स्प्रिंग कांस्टेंट बाय इनर्शिया कांस्टेंट, स्प्रिंग फैक्टर बाय इनर्शिया फैक्टर होता है नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे तुम पूछोगे ऑसिलेशन हो ही नहीं रहा तो फ्रीक्वेंसी कहां से आया? तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का मतलब हमेशा ऐसा नहीं है कि वो ऑसिलेटरी मोशन ही है, वो जो है एक रोटेशनल मोशन है। बेसिकली यहाँ पे जो है तुम्हारा थीटा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो कोई भी एंगुलर मोशन होता है हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो हमारा जो क्रिटिकल डैम्पिंग सिचुएशन होता है, क्रिटिकल डैम्पिंग के लिए हमारा सिचुएशन क्या होता है, हम इसको अगर ओमेगा एन के टर्म्स में एक्सप्रेस करें तो द critical motion is this is the critical motion। ठीक है, इसी को हम लोग क्रिटिकल मोशन कहते हैं। ये पहला सिचुएशन। तो ये जो गैल्वानोमीटर है इसको हम लोग कहते हैं क्रिटिकली डैम्प्ड। ये मोशन नॉन ऑसिलेटरी होता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो फाइनल स्टेडी स्टेट डिफ्लेक्शन है ये सबसे कम टाइम पे ये रीच करता है। मैंने इनिशियल तुम्हारा 0 पे था, तुरंत हटके जो है स्टेडी स्टेट में चला गया, वहां जाकर के स्टेडी स्टेट हो गया। सबसे कम टाइम, मिनिमम टाइम यहां पे लगता है, तुरंत पहुंच गया। द मोशन इज सच दैट द कॉइल is deflected from the initial position and it reaches the steady state in the minimum time. This is the steady state situation. ये पहला कंडीशन है।
ठीक है, इसकी खास बात सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये स्टेडी स्टेट को सबसे पहले जाता है। इसके बाद जो है हम लोग इसका दूसरा कंडीशन डिस्क्राइब करेंगे, दूसरा और तीसरा, हेवीली डैम्प्ड एंड अंडर डैम्प्ड। इसमें अंडर डैम्प्ड जो कंडीशन है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम लोग स्पेसिफिकली पढ़ेंगे व्हाट इज द बैलिस्टिक गैल्वानोमीटर, क्या क्यों नाम है बैलिस्टिक गैल्वानोमीटर, ये करता क्या है। ठीक है, ये नोट्स जो है लिंक के डिस्क्रिप्शन में रहेंगे।